शादी को लेकर हर किसी के अपने सपने होते हैं, लेकिन क्या हो जब शादी कलेश बन जाए। और ऐसी ही कहानी है नेहा की। नेहा को लड़के वाले देखने के लिए आए हुए थे। सुमित्रा बहन, हमें तो आपकी बेटी बेहद पसंद आई है। आप भी बताइए, आपको हमारा बेटा पसंद आया है कि नहीं? बहन जी, हमें आपका मोहित पसंद है, लेकिन हमारी पसंद से थोड़ा ना कुछ होता है। बच्चे अगर आपस में बात कर ले तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो कहती हूँ हमें इन्हें समय देना चाहिए कुछ, ताकि ये आपस में बात करे तो अच्छा रहेगा। सुमित्रा की बात से सहमत शांति अपने बेटे मोहित को नेहा से अकेले में बात करने की इजाजत दे देती है और इस तरफ नेहा और मोहित घर की छत पर जाते हैं। नेहा, हम ये चाहेंगे कि आप हमारी माँ को अपनी माँ की तरह इज्जत दें। जी आप फिक्र मत कीजिए, आपकी माँ मेरी माँ है। उन्हें कभी भी सास होने का एहसास नहीं दिलाऊंगी मैं, बल्कि हमेशा उन्हें अपनी माँ की तरह ही प्यार करूंगी, अपनी माँ की तरह ही सेवा करूंगी। लेकिन मोहित जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ नेहा, कहो ना, क्या बात है? मोहित जी, शादी को लेकर हर किसी के अपने सपने होते हैं ना। मेरे भी कुछ सपने हैं, लेकिन जब मेरे पिताजी इस दुनिया को छोड़कर गए थे ना, तब से हमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। एक माँ ने एक छोटी सी बच्ची को अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ नेहा, मैं जानता हूँ कि आपके पिताजी नहीं है और आपकी माताजी ने बहुत ही जतन और मेहनत के साथ आपको पाला है। और एक बिन बाप की बेटी को संभालना, समाज में सबसे बचा के रखना, ये बहुत मेहनत वाली बात होती है। जब एक पिता का साया सर के ऊपर से हट जाता है ना, तो पूरी दुनिया रुक जाती है। लेकिन फिर भी एक माँ अपने बच्चे का ढाल बन के पूरी दुनिया से उसे बचा के रखती है। पूरे जीवन हम आपकी माँ का सम्मान करेंगे। इस बात को लेकर हम आपकी भावनाओं को, हम आपको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, लेकिन आप जो कह रही है ना, वो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोहित की बात सुनकर नेहा उसकी तरफ देखती है और एक प्यारी सी मुस्कान देकर छत के दूसरे किनारे पर खड़ी हो जाती है। जिसके बाद मोहित भी उसके पास जाता है और सवाल करता है। अरे, हम जानना चाहते हैं कि आपको दिक्कत क्या है? आपकी इस हंसी के पीछे ये राज कैसा है? हर हंसते हुए चेहरे के पीछे अक्सर गहरा गम छुपा होता है मोहित जी। अरे, हम अच्छे से समझते हैं कि आपको कोई दिक्कत या परेशानी है, और आपकी जो स्माइल है ना, वो साफ साफ बताती है कि एक झूठी स्माइल है। और हमें झूठी स्माइल पसंद नहीं। हम चाहते हैं आप सच में हंसो और दिल से हंसो, तो इसीलिए हम आपसे पूछने आए हैं। अरे बता दीजिए। अब देखिए, अकल को शादी हो जाएगी, आप हमारे घर आ जाओगी, फिर आप हमको बोलोगी कि आपको हमारी शक्ल पसंद नहीं, तो हम क्या कर पाएंगे? अरे मजाक कर रहे हैं, आप बुरा मत मानिएगा। लेकिन बताइए तो, आखिर बात क्या है? ठीक है मोहित जी, मैं आपको सीधे शब्दों में जवाब दूंगी। जब से मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, मेरी माँ के लिए हर चीज मुश्किल हो गई। उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे पाला पोसा है और इस काबिल बनाया है कि आज वो मेरी शादी आपसे करवाने की सोच रही हैं। सच कहूँ तो मेरी माँ इतनी कैपेबल नहीं है कि वो आप लोगों को दहेज दे सके। अरे अरे, आपको किसने कह दिया कि हम दहेज लेंगे? अरे हमें दहेज नहीं चाहिए। अरे हम खुद दहेज के खिलाफ है। और आपने सोच कैसे लिया कि हम दहेज की मांग करेंगे आपकी माताजी से? हम ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले। नहीं मोहित जी, मैंने ये नहीं कहा कि आप दहेज लेंगे। बात आगे बढ़े और दहेज तक पहुँचे, इससे पहले ही मैंने आपको क्लियर किया है। बाकी तो आपकी मर्जी है, आपको किसी भी चीज में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक कि हम बारातियों का स्वागत भी बहुत अच्छे से करेंगे। प्लीज मेरी माँ के आगे दहेज की बात मत ही करना। अरे अरे, क्या कर रही हैं? हाथ क्यों जोड़ रही हैं? और आपकी बातों को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अरे हम लोग पति पत्नी बनेंगे, एक बंधन में जुड़ेंगे, तो वो ज्यादा जरूरी है ना। अरे आप जैसी समझदार पत्नी हमें मिलेगी तो हमारे लिए तो यही बहुत है। ये दहेज का हम क्या करेंगे? वैसे भी ये दहेज वहेज ना हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस मेरी बात बिना बोले आप समझो और आपकी बात बिना बोले मैं समझूं। और एक रिश्ते के लिए इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता है। तो आप चिंता मुक्त हो जाइए, क्योंकि जीवन के साथ भी हम आपके साथ रहेंगे, और जीवन के बाद दूसरे जन्म में भी हम आपके साथ ही रहेंगे। तो भाई आप सोच लो, हम ऐसे ही हैं। अगर आपको पसंद हो तो हाँ कर दो, और नहीं पसंद हो तो क्या ही कर सकते हैं। इस तरह दोनों आपस में बात करके नीचे आते हैं। अम्मा, हमें तो नेहा पसंद है। लो भाई, अब हमारे बेटे को भी ना आपकी बेटी पसंद आ गई है। बस अब आप ना नेहा की भी पसंद एक बार पता कर लीजिए, फिर रिश्ता हम पक्का कर लें। माँ जी, मुझे भी मोहित जी बहुत पसंद है। लो भाई, रिश्ता तो हो गया पक्का। समधन जी, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए जरा। अरे बहन जी, मुंह मीठा तो होता रहेगा, लेकिन अब हम बड़े बुजुर्ग लोग आपस में कुछ बात कर लेते हैं। बच्चों ने तो एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है ना, लेकिन अब
हमें भी तो आपस में बात करना जरूरी है ना। शांति की बात सुनकर नेहा अपनी आंखों से मोहित को इशारा करती है, क्योंकि नेहा बखूबी समझ गई थी कि शांति सुमित्रा से दहेज की बात करने जा रही है। इसलिए नेहा का इशारा मिलते ही मोहित अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसके कान में धीरे से कुछ बोलता है। अरे माँ, अब आपको कौन सी बात करनी है? सारी बात तो हो गई ना। मोहित, तू चुपचाप ना बैठा रहे, और जब हम लोग बड़े लोग बात कर रहे हैं तो तू बीच में क्यों बोल रहा है? माँ, मैं बहुत ही ना अच्छे से जानता हूँ कि आप बड़े लोग क्या बात करने वाले हो और कौन सी चीज के बारे में बात करने वाले हो, तो रहने दो तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर तू जानता है ना तो चुपचाप ना बैठ जा। तू शांति का बेटा है ना, तो शांत होके बैठ जा। समझ में आई बात? शांति की बात सुनकर मोहित ये अच्छे से समझ चुका था कि शांति शांत रहने वालों में से नहीं है, इसलिए उसकी माँ आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मोहित बोल पड़ता है। अरे अरे माँ, तुम रहने दो, मैं हूँ ना, मैं बताता हूँ। आंटी जी, और वो माँ कहना चाहती है ना कि बारातियों का स्वागत अच्छे से कीजिएगा और पान पराग के साथ कीजिएगा। वो कहना मेरे मामा, मेरे चाचा गुटखाबाज है, तो जब देखो तब गुटखा खाते रहते हैं, तो उनके लिए गुटके वुटके का मतलब पान पराग का इंतजाम करवा दीजिएगा। और बात रही किसी चीज की, हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। लेकिन बेटा। अरे माँ, ये लेकिन वेकिन ना छोड़ दो और आप ना शादी की तैयारी करो। और आंटी जी नमस्कार, हम चलते हैं और शादी की डेट निकलते ही बारात लेकर सीधा आपके घर आ जाएंगे। तो आपको याद है ना, आपको स्वागत करना है हमारा अच्छे से। अरे अरे माँ, बैठी क्यों, चलो ना। इतना बोलकर मोहित अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे वहाँ से ले जाता है। जब शांति और मोहित दोनों अपने घर आते हैं तो शांति गुस्से में बौखलाए हुए मोहित से कहती है, अरे बेवकूफ इंसान, ये क्या कर दिया तूने? मुझे दहेज की बात करनी थी, बीच में क्यों रोक दिया? देखो माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि दहेज की बात ना मेरे सामने मत करना, क्योंकि मुझे नहीं पसंद, नहीं चाहिए मुझे दहेज। माँ, मैं इतना कैपेबल हूँ ना कि आपको और अपनी पत्नी को अच्छे से पाल सकता हूँ, तो आप ना ज्यादा दहेज की चिंता मत करो, समझिए आप। अरे मोटी बुद्धि, ये तो मुझे भी पता है कि तू घर अच्छे से पाल सकता है, लेकिन तू ये सोचना मैं रिश्तेदार वालों को कल को क्या जवाब दूंगी कि बहू तो ले आई लेकिन दहेज लाना भूल गई। अरे करम जले, कुछ तो सोच लेता अपनी माँ के बारे में। मैं मोहल्ले में अपना क्या मुंह दिखाऊंगी? अरे माँ, क्या बात कर रही हो? बस इतनी सी बात है तो घूंघट कर लीजिएगा ना, आपका कोई मुंह देख ही नहीं पाएगा। लेकिन माँ, ध्यान से सुन लो, ये रिश्तेदार ना हमारे किसी काम के नहीं है, और वैसे भी उनको दिखा के क्या मिलेगा? शादी तो मेरी है ना, मुझे करनी है ना, उनको थोड़ी करनी है। और पूरी लाइफ ना मुझे रहना है उसके साथ, उनको नहीं रहना है। और ताना कोई देगा ना तो उसको मैं बताऊंगा कि ताना कैसे देते हैं। बड़ी हैं आप भी रिश्तेदार वाली। मोहित आगे जाकर अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। और अपने बेटे को इस तरह देखकर शांति को चिंता हो जाती है और वो खुद से कहती है, क्या बात है बेटा, बड़ा गुस्सा कर रहा है अपनी माँ पे? अभी तो तेरी बीबी भी नहीं आई। हाँ हाँ, सही है बेटा, सही है। कल को तेरी जब बीबी आ जाएगी ना घर में, तो उसके कहने पे ना अपनी माँ को डंडे से मार लियो, अरे घर में आग लगा दियो, ठीक है? मुझे तो तुझसे बात ही नहीं करनी, सारा मूड ऑफ कर दिया मेरा। इतना बोलकर शांति भी अपने कमरे में चली जाती है। समय गुजरता है। आने वाले 1 महीने बाद नेहा और मोहित की शादी का दिन फिक्स हो जाता है और एक दिन शांति की बहन रीता शांति के घर आती है। हाय रब्बा, कितनी बार ठंड है। जीजी, बाप रे, यहाँ तो मैं कांप ही रही हूँ। अरे अच्छा, ये हमारा गांव तो, वहाँ पर ठंड भले ही है लेकिन वहाँ धूप तो निकलती है, लेकिन यहाँ धूप का तो नामो निशान नहीं है जीजी। अरे जीजी, यहाँ से ठंड से बचने का कोई जुगाड़ भी नहीं है। हाँ हाँ रीटा, यहाँ ठंड तो बहुत है। वैसे तो जीजी लड़के की शादी कर रही हो, लेकिन मजाल है कि तुम अपने रिश्तेदारों से पूछ लो। अरे रिश्तेदारों को तो भाड़ में जाने दो, लेकिन अपनी बहन यानी मुझसे तो कुछ पूछ लेती। नहीं नहीं रीटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैंने सोचा था ना कि शादी के 1 हफ्ते पहले ही ना कार्ड बांटना शुरू कर दूं, और इतनी पहले बुला के किसी को क्या ही फायदा। अरे रहने दो जीजी, हमें मालूम है तुम हमको बुलाना नहीं चाहती थी, लेकिन देखो दूसरों से ही सही, लेकिन हमें पता चल गया कि हमारे मोहित का ब्याह होने वाला है। तभी मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और सीधा यहाँ आ गई। अच्छी बात है रीटा कि तू यहाँ पे आ गई। अब तू मेरा काम में हाथ तो बटा देगी कम से कम। अरे हाँ हाँ जीजी, क्यों नहीं, हम जरूर अपना काम करेंगे।
इतना बोलकर रीता शांति के साथ बैठकर हंसी ठिठोली करने लगती है। कुछ देर बाद मोहित आ जाता है और मोहित अपनी मौसी के पैर छूकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। ये देखकर रीता अपनी बहन शांति से कहती है, हाय रे दैया, मोहित देखो सच में कितना बड़ा हो गया है और देखो तो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। भगवान करे इसको किसी की नजर न लगे। हाँ रीटा, तू बिल्कुल ना सही कह रही है। अरे अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है, तभी तो उसका ब्याह कर रही हूँ मैं। वैसे जीजी बुरा न माने, एक बात कही आपसे। हाँ हाँ रीटा, क्या बात है, कहो ना। अरे जीजी हमें आए हुए इतना समय हो गया, लेकिन आपकी मजाल है कि आपने बहू की तस्वीर दिखाई हमें। जरा दिखा दो ना, हम बहू को थोड़ी नजर लगा रहे हैं। रीता की बात सुनकर शांति अपने होने वाली बहू यानी कि नेहा की फोटो से दिखाती है, जिसे देखकर वो कहती है, अरे वाह जीजी, अपने बेटे के लिए दिया लेके ढूंढूंगी भी ना लड़की, लेकिन इससे ज्यादा सुंदर तो लड़की मिल ही नहीं सकती। सो तो है, मेरी बहू हीरा है हीरा। अरे तभी तो मैंने इसे पसंद किया है, इतनी खूबसूरत है मेरी बहू। वैसे सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ लड़की दिखने में ही सुंदर है या उसमें गुण भी है कुछ? मतलब संस्कारी वंस्कारी है या नहीं है वो? रीता की बात सुनकर शांति उसे बताती है कि उसकी होने वाली बहू सुंदर होने के साथ साथ संस्कारी भी है, जिसे सुनकर रीता एक बार फिर से अपनी बहन से सवाल करती है, अच्छा लगा जीजी, आपकी होने वाली बहू इतनी ज्यादा संस्कारी है। पर लेकिन एक बात बताओ, दहेज में क्या लेके आ रही है वो लड़की? अरे हमारा लड़का इतना होनहार है, इतना होशियार है, दहेज में कुछ तो लेके आ रही होगी वो। क्या बात कर रही हो रीता, आजकल के टाइम में ना लड़की अच्छी मिल जाए ना तो दहेज नहीं देखा जाता, बस घर बसना चाहिए। हाय रे दैया जीजी, कैसी बात कर रही हो आप? अरे 4 लोग आके पूछेंगे कि दहेज में बहू क्या लेके आई है, तो क्या कहोगी? संस्कार लेके आई है, संस्कार पोटली पे बांध के लेके आई है। शादी के 2 साल लड़की ससुराल वालों की जी हजूरी करती है, बस उसके बाद अपनी असली रूप दिखाती है वो। अरे वैसे भी दहेज लेके आएगी, हमें थोड़ी दे रही है, खुद ही ऐश करेगी उनका। रीता की बात सुनकर कहीं न कहीं शांति के मन में ही दहेज की बात ये बैठ जाती है और वो नेहा की माँ को फोन करके उनसे कहती है, देखिए समधन जी, अब तक मैंने आपसे कुछ नहीं शिकायत की, लेकिन हाँ अब मेरे घर में ना मेहमान आने शुरू हो गए हैं। घर में 10 लोग आ गए, 10 सवाल करे जा रहे हैं कि बहू दहेज में क्या लाएगी, कितने रुपए लाएगी, बहुत सवाल कर रहे हैं। क्या जवाब दूं उनको मैं? लेकिन समदन जी मैं समझी नहीं, आप कहना क्या चाहती हैं? अरे मैं यही कहना चाहती हूँ कि शादी में हमने कोई मांग नहीं की थी, है ना, और दहेज भी नहीं चाहिए हमें, लेकिन आप अपनी बेटी के हिसाब से कुछ सामान तो दो, ताकि हम 4 लोगों को बता सके कि हाँ बहू ये सामान लेके आई है और हमारी इज्जत भी बनी रहे, और ये भी ना हो कि हम भिखारी खानदान से बहू उठा के लाए हैं। शांति की बात सुनकर सुमित्रा शांत हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी जवाब को दे देती है और हाँ कर देती है और फोन रख देती है, और इस तरह सुमित्रा टेंशन में आ जाती है। दिन बीतता है, शादी का दिन करीब आ जाता है, पर क्योंकि सुमित्रा इतनी अमीर घर से नहीं थी, वो तुरंत ही अपनी बेटी का दहेज जोड़ सके, इसलिए सुमित्रा अपनी पड़ोसन के पास जाती है और उससे कहती है, बहन जी आपको तो सब पता है कि मेरी बेटी की शादी नजदीक आ रही है और 1 हफ्ता ही रह गया उसकी शादी के लिए, और पैसे का इंतजाम नहीं हुआ अब तक, इसलिए मैं सोच रही थी अगर आपकी तरफ से कुछ मदद मिल जाती तो। लेकिन क्यों सुमित्रा बहन, अरे तुम्हें तो इतना अच्छा दामाद मिला है, उसने तो दहेज की मांग भी नहीं करी, लेकिन फिर भी तुम दहेज के लिए पैसों के जुगाड़ में लगी हो, आखिर ऐसा क्यों? अब बहन जी देखिए ना, लड़के वाले ने अगर नहीं मांगा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम नहीं देंगे, हमें देना तो पड़ेगा ना, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या ही कहेंगे हमारे बारे में कि हमने अपनी बेटी को कुछ नहीं दिया, और साथ ही हमारी बेटी को कितने ताने सुनने को मिलेंगे कि बहू आई है घर में और कुछ लाई भी नहीं। मेरी जब पेंशन आएगी ना तो मैं आपके धीरे धीरे करके पैसे सारे लौटा दूंगी। सुमित्रा बहन तुम मेरी बहन जैसी हो, बात पैसों की नहीं, बात रिश्तेदारी की होती है, लेकिन तुमने हमारी उस समय मदद करी थी जब सबने हमारा साथ छोड़ दिया था, तो अभी जब तुम मुसीबत में हो तो मैं तुम्हारी मदद क्यों ना करूं भला? मैं तो तुम्हारी मदद करूंगी, तुम यहीं रुको, मैं अभी पैसे लेकर आती हूँ। इतना बोलकर पड़ोसन अपने घर के अंदर आती है और कुछ पैसे सुमित्रा के हाथ में थमा देती है।
जिसके बाद सुमित्रा अपने घर जाती है और शादी की तैयारियों में लग जाती है। देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है, लेकिन अब तक सुमित्रा दहेज नहीं जोड़ पाई थी और शाम को जब बारात सुमित्रा के दरवाजे पर आती है तो शांति सुमित्रा के करीब जाकर उससे सवाल करती है। क्या बात है, बारात का स्वागत तो बड़े ही धूमधाम से कर रही हो। लगता है दहेज के लिए भी कुछ जुगाड़ करके बैठी हो। जब तो इतनी खुशी है चेहरे पे। शांति की बात सुनकर सुमित्रा अपनी आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखती है, लेकिन शांति उससे कुछ नहीं बोलती और अपनी बेटी के पास चली जाती है। देखते ही देखते अब नेहा और मोहित मंडप में बैठे होते हैं, लेकिन तभी नेहा मंडप से उठ जाती है। मुझे नहीं करनी ये शादी। नेहा, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें तो शादी करनी थी ना मुझसे, अब क्या हो गया? अरे क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? हाँ, अरे शादी का दिन है यार, शादी करो ना। कलेश क्यों कर रही हो? मोहित जी, यहाँ मेरी माँ की इज्जत बिकने पर आ गई और आपको अभी भी शादी की पड़ी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, साफ साफ बोलो। मोहित की बात सुनकर नेहा उसे सारी बात बताती है, जिसे सुनकर मोहित का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी माँ पर भड़कते हुए बोलता है। माँ, मैं क्या करूँ आपका? मैंने आपको मना किया था ना कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। उसके बाद भी आपने आंटी जी को कहा दहेज देने के लिए। क्यों किया माँ आपने ऐसा? मोहित की बात सुनकर शांति कुछ नहीं बोलती, लेकिन मोहित ठान लेता है कि वो शादी तो करेगा तो सिर्फ नेहा से करेगा। ठीक है माँ, दहेज चाहिए ना आपको? हाँ, दहेज मैं ला कर दूंगा आपको दहेज। मेरे बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे हैं ना, सब निकाल के आपके कदमों में रख दूंगा। हाँ, और वो घर भी तो मेरे नाम है, वो भी मैं आपके नाम कर दूंगा। और भी कुछ चाहिए ना तो बता देना माँ। ये सोने की चैन और ये घड़ी, ये सभी चाहिए माँ आपको? ये सभी दे दूंगा मैं, अपनी हर एक चीज आपको दे दूंगा माँ। अगर आपको ज्यादा कुछ चाहिए हो तो मैं अपनी किडनी भी बेच के आपको पैसा दे दूंगा। आप ऐश कीजिएगा माँ। फिर तो आपके रिश्तेदार कुछ नहीं कहेंगे ना आपको? हाँ माँ, कुछ नहीं कहेंगे ना? बोलिए ना, अब क्या हुआ? मोहित की बात सुनकर शांति की नजरें शर्म से झुक जाती हैं। वो अपना गुस्सा शांत करके मोहित और नेहा और साथ ही सुमित्रा से भी माफी मांगती है। सभी लोग उसको माफ कर देते हैं और दोनों की शादियां हो जाती हैं। और ये शादी सर्दी में कलेश वाली शादी बनकर नहीं, बल्कि एक अच्छी शादी बनकर संपन्न होती है।